आज का प्रैक्टिस सेट भी साझेदारी से संबंधित क्वेश्चनों का ही है और बताता चलूँ आपको कि इसमें भी सारे क्वेश्चन वही हैं जो पिछली टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ाम कॉमर्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और वीडियो को पूरा देखें, सभी समझ में आएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, अगर टीजीटी को क्लियर करना है तो हर प्रैक्टिस सेट को कई बार देखा जाए, यानी हर क्वेश्चन कई बार आपके सामने से होकर के गुजरे। जब वो कई बार आपके सामने से होकर गुजरेगा तो बिल्कुल वो क्वेश्चन आपका पक्का होता चलेगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता किया जाता है। अब यहाँ डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है, डेबिट या क्रेडिट दोनों किया जाता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वसूली खाता जब बनता ही है, जब समापन होता है फर्म का तो वसूली खाता बनता है। और वसूली खाते में जो संपत्तियों का हस्तांतरण होता है, यानी संपत्ति जो होती हैं वो डेबिट होती हैं, यानी इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है जब। गार्नर बनाम मर्रे ये बहुत ही फेमस सिद्धांत है, ये नियम है। ये जब सब साझेदार दिवालिया हो जाएं। बी है सब साझेदार सक्षम हो, सी है कुछ साझेदार दिवालिया हो, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर इसका होगा सी, जब कुछ साझेदार दिवालिया हो, यानी सब साझेदार, जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो वो तो फर्म का ही समापन वहाँ होगा। यहाँ पर गार्नर बनाम मर्रे नियम की यहाँ पर बात चल रही है, तो सी राइट आंसर होगा। एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। हाँ, तो एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाता है? एक साझेदार के अवकाश प्राप्ति पर, एक साझेदार की मृत्यु पर, एक साझेदार के प्रवेश पर, या फर्म के विघटन के समय। जब तो इसका राइट आंसर होगा जब फर्म का समापन होता है तभी वसूली खाता बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, यानी राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आ और बा साझेदार हैं। आ की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो फर्म खत्म हो जाएगी, साझेदारी समाप्त हो जाएगी। सी, फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएंगे। डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार देख लें कि आ और बा साझेदार हैं, एक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब उस स्थिति में हमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वो राइट आंसर होगा सी, फर्म और साझेदारी दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि साझेदार केवल दो ही थे। जब एक साझेदार की मृत्यु हो गई तो फर्म और साझेदारी दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन है, एक साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, एक साझेदार की मृत्यु पर, एक साझेदार के दिवालिया होने पर, उपर्युक्त सभी। यहाँ प्रश्न है साझेदारी समझौते का, तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम किस रूप में साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट होगी? भविष्य की सुरक्षा के लिए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले ली गई है यहाँ पर।
तो अब यहाँ बात आ रही है कि पूंजी खातों में क्रेडिट होगी, तो ये पूंजी खातों में कैसे क्रेडिट होगी? सभी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में या शेष साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में केवल मृतक साझेदार के खाते में उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार देख लें। किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई थी, इससे जो रकम प्राप्त हुई है वो किस तरह से खातों में क्रेडिट होगी? तो यहाँ राइट आंसर जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा सभी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में। तो जितने भी साझेदार हैं, मृत्यु जिस साझेदार की हो गई है उस साझेदार को भी सम्मिलित करते हुए सभी साझेदारों के खातों में लाभ हानि विभाजन अनुपात में ये क्रेडिट होगी, यानी राइट आंसर ए होगा। गार्नर बनाम मर्रे का विवाद हुआ था। स्क्रॉल करते हुए आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ऑप्शन है भारत, जापान, इटली और इंग्लैंड। तो ये जो विवाद था ये इंग्लैंड का था। राइट आंसर डी। गार्नर बनाम मर्रे, इन दो साझेदारों में मुकदमेबाजी चली थी, लेकिन आपको बताता चलूं इसमें साझेदार दो नहीं 3 थे। गार्नर, मर्रे और बिलिंकस। बिलिंकस दिवालिया हो गया था, तब गार्नर और मर्रे में मुकदमा इस बात का था कि अब जो हानि है बिलिंकस के वजह से वो हानि किस अनुपात में बांटी जाए। तो इनमें जिसकी और पूंजी इनकी असमान थी। जिसकी पूंजी ज़्यादा थी वो चाहता था कि लाभ हानि विभाजन में इसको बांटा जाए, जिसकी पूंजी कम थी वो चाहता था कि यह हानि पूंजी अनुपात में बांटी जाए। लेकिन बहुत ही सटीक निर्णय दिया गया था न्यायाधीश जोयस के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। जब साझेदारों को अपनी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो सामान्यतः गणना की जाती है वर्ष के अंत की पूंजी माइनस आहरण पर, यानी पूंजी में से आहरण घटा करके। बी है वर्ष के अंत की पूंजी पर। सी है औसत पूंजी पर। और डी है वर्ष के आरंभिक पूंजी पर। राइट आंसर है अंतिम पूंजी पर नहीं दिया जाता है, जो वर्ष के प्रारंभ में होती है पूंजी उस पर ब्याज लगाया जाता है, यानी राइट आंसर डी। साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, नई फर्म के लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा साझेदारों के पूंजी में क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार देख लें। साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो रहा है, यहाँ साझेदारों का नहीं, साझेदारी फर्मों का यहाँ पर एकीकरण हो रहा है। तो साझेदारों के पूंजी में क्रेडिट इसको किया जाएगा, यानी राइट आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर, एक साझेदार के अवकाश प्राप्ति पर, फर्म के विघटन पर या लेखा वर्ष की समाप्ति पर। यहाँ ये लेखा शब्द है, चलो आंसर तो अब देख ही लिया है, फर्म के विघटन पर। फर्म के समापन पर रोकड़ शेष दर्शाया जाता है। अब ये रोकड़ शेष
रोकड़ खाते में या पुनर्मूल्यांकन खाते में, लाभ हानि खाते में या वसूली खाते में, तो राइट आंसर होगा, क्योंकि रोकड़ शेष की यहाँ पर बात चल रही है, तो रोकड़ शेष जो है वो रोकड़ खाते में ही दर्शाया जाएगा, उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा। किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे अंतरित कर दिया जाता है। यानी एक साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो उसे दी जाने वाली जो धनराशि है उसको हम कहाँ अंतरित करेंगे? देखें ऑप्शन, चालू खाते में, ऋण खाते में और संचय खाते में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऋण खाते में, क्योंकि अब वो ऋणदाता हो गया है इसलिए वो ऋण खाते में जाएगा। फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। फर्म में अपनी पूंजी तथा फर्म को दिए गए ऋण की राशि तक। बी है फर्म में अपनी पूंजी की राशि तक। सी है हानियों की पूर्ति के आश्वासन की राशि तक। और डी है फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक। तो राइट आंसर ये आपको एक चीज़ मालूम होगी, पहले भी क्वेश्चन किसी सेट में आया था ये, कि साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित होता है। जब असीमित होता है तो फर्म में जो पूंजी है उसकी वहाँ तक तो है ही है, उसके साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति भी उसकी जिम्मेदार होती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। एक साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया है तो जब कोई नया साझेदार आता है तब भी ख्याति की गणना की जाती है। कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए, अवकाश ग्रहण करे, तब भी ख्याति की गणना की जाती है। तो इसको क्रेडिट किया जाएगा केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, शेष साझेदारों के खाते में, सभी साझेदारों के खाते में डी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो जब कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो सभी साझेदारों में पूंजी क्रेडिट ख्याति को क्रेडिट किया जाता है सभी साझेदारों के हाथों में, यानी राइट आंसर सी होगा। एक फर्म के विक्रय के समय अंशों एवं ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त क्रय प्रतिफल साझेदारों में बांटा जाता है। जब फर्म का विक्रय किया जाता है, ये उस समय की बात चल रही है। साझेदारों को देय अंतिम भुगतान के अनुपात में, पूंजी अनुपात में, लाभ बंटन अनुपात में, बराबर अनुपात में। राइट आंसर होगा ऐसी स्थिति में सी, लाभ बंटन अनुपात में। जिस अनुपात में लाभ को बांटा गया है उसी अनुपात में। साझेदारी का विघटन होना चाहिए जब एक साझेदार दुर्व्यवहार करता है, एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या एक साझेदार विदेश चला जाता है, व्यापार हानि उठा रहा हो। यहाँ पर बात साझेदारी फर्म की नहीं, साझेदारी के विघटन की बात चल रही है। जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी का विघटन अपने आप ही हो जाता है। यहाँ फर्म के विघटन की नहीं, साझेदारी के विघटन की बात चल रही है। क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, इसको अच्छे से समझ लें। राइट आंसर बी होगा, एक साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। गार्नर बनाम मर्रे विवाद में दिवालिया होने वाला साझेदार कौन था? गार्नर, मर्रे, बिलिंकस, गैरी। मैंने अभी शुरू में बताया था कि इसमें 3 साझेदार थे, गार्नर, मर्रे और बिलिंकस। मुकदमा जो चला था वो गार्नर और मर्रे में चला था, इन दोनों में। तो मृत्यु जो हुई वो हुई बिलिंकस की, यानी सी, इसकी मृत्यु हुई बिलिंकस। गार्नर बनाम मर्रे विवाद कब हुआ था? तो अक्सर ये गलती हो जाती है और लोग बी को राइट कर देते हैं, 1903।
जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर है ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। राइट आंसर है ए। जो मुकदमा चला था वो सन 1900 में पूरे में चला था, इनमें विवाद हुआ था। 1903 में निर्णय हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मर्रे विवाद का निर्णय न्यायाधीश जोयस द्वारा किस वर्ष में किया गया था। यहाँ एक क्वेश्चन फिर तैयार हो जाता है यहाँ पर कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका निर्णय किसने किया था। तो न्यायाधीश जोयस, ये नाम आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट आंसर जो इसका होगा, ऑप्शन दे रखे हैं वर्ष 1900, 1903, 1905, 1910। राइट आंसर होगा बी 1903। अगला क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मर्रे विवाद वाली फर्म में कितने साझेदार थे। तो अभी भी मैंने बताया था गार्नर, मर्रे और बिलिंकर्स, तो होगा ये साझेदार 3। तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, 3 साझेदार। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चनों के साथ में।